सेठ किशनलाल निहायती रईस थे। उनके कई कारोबार थे और उनके खानदान में बस उनकी बीवी रमा और बेटी सुमन थी। आपको अपने कारोबार से फुर्सत मिल गई हो तो जरा घर का भी तवज्जो दे दीजिए। फरमाइए सेठानी जी, अब क्या खता हो गई मुझसे? बिटिया की उम्र होती जा रही है, उसकी पढ़ाई का भी आखिरी साल है। अब तो इसकी शादी के बारे में गौर फरमाइए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही सेठानी जी। मैं आज ही पंडित जी को एक काबिल लड़का तलाशने को कह देता हूँ। लेकिन अब्बा, कब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी? यकीनन, वैसे भी तुम्हारे कॉलेज का ये आखिरी साल है। हाँ, अब मुझे इजाजत दीजिए, लेक्चर का वक्त हो रहा है। अम्मा, मैं शाम में जल्दी घर आ जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ भी नहीं घूमूंगी, ठीक है? बिटिया होशियार हो गई है सेठानी जी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दीजिए। ठीक है। सुमन कॉलेज में लेक्चर में बैठने के बजाय सीधा कैंटीन जाती है। मैडम, आपका ऑर्डर। वही रोज का, एक चाय और वेजिटेबल चीज सैंडविच। ओके। सुमन तन्हा कैंटीन में बैठा करती थी। ऐसा नहीं था कि उसे भूख लगी थी, लेकिन वो कैंटीन में संजय के दीदार के लिए बैठा करती थी। ये लीजिए मैडम। अरे संजय, तुम मुझे मैडम क्यों कहते हो? हम तो कबल ही दोस्त हैं ना? सुमन मैडम, आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ, इसीलिए मैडम। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फुटबॉल कैसा चल रहा है? प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है और लगता है इस साल मैं सूबे की टीम में सेलेक्ट भी हो जाऊंगा। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम्हारे सिलेक्शन की दावत मैं दूंगी। कब है सिलेक्शंस? अगले हफ्ते। अरे संजय, बाकी भी ग्राहक हैं, एक ही मेज पर इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम? संजय दूसरे मेज पर ऑर्डर लेने गया और सुमन बस उसे देखती रहती। एक हफ्ते बाद सुमन संजय से मैदान में मिली। हाय संजय, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना? संजय की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सुमन, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्यों? सिलेक्टर्स सिलेक्शन के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। मैं गरीब हूँ, कैंटीन में काम करके अपने कॉलेज का खर्च चलाता हूँ। मैं भला 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम बाद में मुझे लौटा देना। नहीं सुमन, ये जायज नहीं है। स्टेट लेवल के सिलेक्शन के लिए 1 लाख रुपए, फिर आगे मालूम नहीं कितने पैसे और मांगेंगे। छोड़ो, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। संजय और सुमन दोनों मायूस थे। संजय का ख्वाब था कि वो बहुत बड़ा फुटबॉलर बने, लेकिन यहाँ तो उसके कैरियर का आगाज होने से ही कब्ल खत्म हो गया। खैर, वक्त गुजरा और कॉलेज के इम्तिहान भी खत्म हो गए। एक रोज सुमन बहुत परेशान होकर कैंटीन आई। संजय! क्या हुआ सुमन? मेरे वालिद ने मेरे लिए रिश्ता तलाश लिया। ये तो अच्छी खबर है। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम निहायती अमीर हो और मैं मुफलिस। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ सुमन। अब वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? करता हूँ, पर वर कुछ नहीं, हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। चलो मेरे साथ। सुमन संजय को मंदिर ले गई और वहाँ उन दोनों ने शादी कर ली और शादी करके वो लोग किशनलाल के घर आए। किशनलाल अपनी बेटी को देखकर तमतमा गया। ये सब क्या है सुमन? अब्बा, मैं संजय के साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती थी और मुझे इल्म था कि आप कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे कैसे तुमने इस फटीचर से शादी कर ली? आप पुरसुकून रहिए, मैं बात करती हूँ। सुमन, इसका घर कहाँ है? इसका खानदान कहाँ है? ये यतीम है अम्मी। संजय का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तेरी शादी के कितने ख्वाब देखे थे, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो गई। आज के बाद मुझे तेरा मुंह तक नहीं देखना है। दफा हो जाओ यहाँ से। सुमन रोते हुए अपने घर से बाहर आ गई। मुझे लगा था कि मेरे वालिदैन मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे गांव, मेरी वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। फिलहाल हम वहीं रह सकते हैं। ठीक है। संजय और सुमन बस पकड़कर संजय के गांव आ गए। संजय ने सुमन का अपनी छोटी कुटिया में इस्तकबाल किया। यही है मेरा ताजमहल। थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। कम से कम हम दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं। हाँ,
संजय गांव में मजदूरी का काम करने लगा और जो पैसे हासिल होते उससे अपना घर चलाने लगा। सुमन, ये लो आज का राशन। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना पकाती हूँ। ठीक है। इस तरह मेहनत मजदूरी करके दोनों खुश थे। कुछ रोज बाद संजय मजदूरी करके घर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बेहोश ज़ईफा खातून नजर आई। अम्मा, अम्मा। संजय ने उस ज़ईफा खातून को उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। यहाँ सुमन ने उस ज़ईफा खातून को पानी पिलाया, उसके पैर रगड़े और उसकी खूब खिदमत की। कुछ घंटों बाद उस ज़ईफा खातून को होश आया। तब सुमन ने उस ज़ईफा खातून को खिचड़ी भी खिलाई। ऊपर वाला तुम दोनों को बरकत दे। उस ज़ईफा खातून ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और सुमन की सारी तारीख जान ली। तेरी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल होंगी। ये झोपड़ी तुम दोनों की हर ख्वाहिश मुकम्मल करेगी। फिर वो ज़ईफा खातून उठ खड़ी हुई। अरे अम्मा, ऐसे कहाँ चल दी? कोई मेरा इंतजार कर रहा है बेटा, मुझे जाना होगा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ऊपर वाला तुम दोनों को बरकत दे। बस इतना कहकर ज़ईफा खातून चल पड़ी और जैसे ही उसने झोपड़ी के बाहर कदम रखा तो वो छोटी सी झोपड़ी बड़ी जादुई झोपड़ी हो गई। संजय और सुमन हैरान थे। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? ये यकीनन उस बूढ़ी अम्मा का कमाल है। काश इस अच्छे घर के साथ अच्छा खाना भी मैसर होता। संजय के ऐसा कहते ही उसके रूबरू पकवानों के ढेर लग गए। संजय को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा ने कहा था ये झोपड़ी तुम दोनों की हर ख्वाहिश मुकम्मल करेगी। मतलब इस झोपड़ी में जादू है। अगर ऐसा है तो मुझे नई साड़ी चाहिए। सुमन के सामने साड़ियों के ढेर लग गए। सुमन और संजय ने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें मांगी। कभी सोना तो कभी पैसे। उनकी जिंदगी संवर गई। कुछ रोज बाद सुमन से मुलाकात करने एक शख्स आया। बेटा, किशन लाल जी बहुत बीमार हैं। एक मर्तबा तुम अपने वालिद से जरूर मिल लो। ये सुनते ही सुमन और संजय दौड़ते हुए किशन लाल के घर आए। किशन लाल बिस्तर पर थे और रमा रो रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि कोई दवा तुम्हारे वालिद को सेहतयाब नहीं कर सकती। तभी सुमन को अपनी झोपड़ी का जादू याद आया। माँ, मैं आती हूँ। सुमन संजय को लेकर वापस झोपड़ी में लौट गई। हे जादुई झोपड़ी, मेरे वालिद को बिल्कुल सेहतयाब कर दो। और यहाँ जादू से किशन लाल बिल्कुल दुरुस्त हो गए। सुमन और संजय वापस वहाँ लौट आए और किशन लाल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा। कोई बात नहीं बेटा। किशन लाल ने अपनी बेटी को माफ कर दिया और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।